हेलो दोस्तों, नया पेपर चालू करते हैं। ईयर 2024 पेपर है 5821 सेट 1। ठीक है दोस्तों, चलो एक बार देख लेते हैं, इसको निहार लेते हैं। ओहो हो, क्या बात है। पहला क्वेश्चन मैक्रो इकोनॉमिक्स का ये रहा, स्टेटमेंट बेस्ड। अ कंजम्पशन फंक्शन डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन कंजम्पशन एंड सेविंग। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। कंजम्पशन फंक्शन तो पहली बात इक्वल्स टू सी इक्वल्स टू बी वाई, और अगर कंजम्पशन फंक्शन बोलेंगे तो ये कंजम्पशन और इनकम के बीच के रिलेशनशिप को बताता है। किसको बताता है? इनकम के बीच के रिलेशनशिप को बताता है। यहां तक चले। अगला स्टेटमेंट 2, कंजम्पशन फंक्शन कंसिस्ट ऑफ टू कंपोनेंट्स, ऑटोनोमस एंड इंड्यूस। बिल्कुल सही है दोस्तों। तो स्टेटमेंट 1 गलत है, स्टेटमेंट 2 सही है। आगे चलते हैं। आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द मेरिट ऑफ फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम का एंश्योर स्टेबिलिटी, ये तो है, ये है। पॉसिबिलिटी ऑफ अंडर और ओवर वैल्यूएशन, नहीं, ओवर वैल्यूएशन वगैरह तो नहीं हो सकता क्योंकि फिक्स्ड रखना है। प्रिवेंट स्पेक्यूलेशन, बिल्कुल। कोऑर्डिनेशन ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स पॉलिसी बिकम्स कन्वीनियंट, बिल्कुल। तो अपना आंसर है दोस्तों पॉसिबिलिटी ऑफ अंडर एंड ओवर वैल्यूएशन। अब आंसर बी क्यों है सर? अपने को क्या पूछ रहा है? फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम का ये मेरिट नहीं है। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम का मेरिट क्या नहीं होगा? जो फ्लेक्सिबल या मैनेज फ्लोटिंग का होगा। अब फ्लेक्सिबल में क्या होता है? जो पॉसिबिलिटी होती है फॉरेन करेंसी की, या ओवर वैल्यूड या अंडर वैल्यूड। क्यों? क्योंकि डिमांड और सप्लाई मार्केट के फोर्सेस की वजह से रेट में फ्लक्चुएशन आते रहते हैं। तो ये फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम का फीचर नहीं है। थर्ड क्वेश्चन, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग appear on the debit side in the capital account of India's balance of payment. An Indian sending remittance from England, तो ये तो यूनिलैटरल ट्रांसफर है, करंट अकाउंट। इन्वेस्टिंग, हाँ ये कैपिटल अकाउंट है। एन अमेरिकन कंपनी परचेजिंग शेयर, ये इन्वेस्टमेंट है, ये इन्वेस्टमेंट है। एन अमेरिकन कंपनी परचेज, अच्छा डेबिट साइड, ये तो क्रेडिट साइड हो जाएगा ना दोस्तों, क्योंकि अगर वो शेयर परचेज कर रहे हैं तो हमारे यहां इनफ्लो होगा। ये कैपिटल अकाउंट में तो आएगा, लेकिन डेबिट साइड नहीं, क्रेडिट साइड में आता। अब एक्सपोर्ट ऑफ स्पाइसेस फ्रॉम, ये इनफ्लो तो है लेकिन ये करंट अकाउंट का है, तो ये डेबिट साइड तो था लेकिन करंट अकाउंट, इसलिए नहीं आ पाया। इन्वेस्टिंग इन एसेट अब्रॉड बाय इंडियन, ये डेबिट साइड आएगा और कैपिटल अकाउंट में आएगा, तो आंसर तो यही बन रहा है फिलहाल। एन अमेरिकन कंपनी परचेसिंग शेयर ऑफ एन इंडियन कंपनी, पैसा आ रहा है कैपिटल अकाउंट में तो आ रहा है लेकिन क्रेडिट में आ रहा है, हमको डेबिट चाहिए। और एक्सपोर्ट, ये क्रेडिट में तो आ रहा है लेकिन किधर आ रहा है दोस्तों? करेंट अकाउंट में, तो ये दोनों ही चलेगा। तो अपना आंसर हो जाएगा दोस्तों इन्वेस्टिंग। फोर्थ क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। स्टडी द फॉलोइंग फिगर केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव टू फिल द ब्लैंक। कैपिटल करंट अकाउंट में गायब है ट्रेड, मर्चेंडाइज, ट्रांसफर, पेमेंट, और देखो यहां पर सर्विसेज गायब है, तो ट्रेड ऑफ सर्विसेज। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5th, स्टेटमेंट बेस्ड है। इकोनॉमिक टेरिटरी एंड पॉलिटिकल फ्रंटियर ऑफ अ नेशन आर वन एंड द सेम थिंग। इकोनॉमिक टेरिटरी और पॉलिटिकल फ्रंटियर, देखो पहली बात तो इकोनॉमिक टेरिटरी मतलब वो सारी टेरिटरी जिसके अंदर जो लोग हैं, जो वहां लोग हैं, नॉर्मल रेसिडेंट है, इनका आना जाना, ट्रेड करना, कैपिटल मूवमेंट फ्रीली किया जा सकता है। कहने का मतलब इकोनॉमिक टेरिटरी में विद सम रिस्ट्रिक्शंस आप आसानी से फ्रीली ट्रेड कर सकते हो, बट पॉलिटिकल फ्रंटियर मतलब उस पर्टिकुलर कंट्री का पॉलिटिकल फ्रंटियर। अब एग्जांपल के लिए, जहां पर आप बिजनेस कर पा रहे हो ना, जहां पर आप बिजनेस कर पा रहे हो, ट्रेड कर पा रहे हो, या कैपिटल मूवमेंट हो रहा है, अगर कैपिटल मूवमेंट हो रहा है तो ये दोनों जो वर्ड है ना दोस्तों, ये किससे रिलेटेड है पता है? ये है इकोनॉमिक टेरिटरी से रिलेटेड। ये किससे रिलेटेड है? इकोनॉमिक टेरिटरी से रिलेटेड, यानी चले। और अगर पॉलिटिकल फ्रंटियर की बात करें, किसकी बात करें? पॉलिटिकल फ्रंटियर, तो पॉलिटिकल फ्रंटियर तो सिर्फ सिंपल सा इंडिया का मैप है। क्या होगा? इंडिया का मैप। तो ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। इकोनॉमिक टेरिटरी में तो अगर हम लोग अगर हम बाहर की बात करें, तो अगर हमारा जैसे मान के चलो, अगर मेरी कंट्री का डोमेस्टिक जो टेरिटरी है, बाहर की कंट्री में भी हो सकता है, जैसे एग्जांपल के लिए मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट, जैसे एग्जांपल के लिए हमारी इंडियन एम्बेसी, तो मैं वहां भी जाके काम कर सकता हूं, मैं वहां भी जाके फ्रीली घूम सकता हूं, कैपिटल मूवमेंट कर सकता हूं। लेकिन पॉलिटिकल फ्रंटियर मतलब इंडिया के अंदर की बात हो रही है, तो ये दोनों सेम थिंग नहीं है, बिल्कुल नहीं है।
अमेरिकन एम्बेसी इन इंडिया इज अ पार्ट ऑफ द इकोनॉमिक टेरिटरी ऑफ इंडिया, बिल्कुल गलत, दोनों ही स्टेटमेंट गलत है, ये अमेरिकन टेरिटरी का पार्ट बनेगा। सिक्स्थ क्वेश्चन, मनी इज अ कमोडिटी विच इज जनरली एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, बिल्कुल सही है दोस्तों। मनी सॉल्व द प्रॉब्लम, बिल्कुल सही है, दोनों स्टेटमेंट सही हुए, दोनों इजी क्वेश्चन। सपोज इन एन इकोनॉमी ऑटोनोमस कंजम्पशन इज 500 करोड़, तो सी बार ले लेते हैं दोस्तों 500 करोड़, और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एमपीसी ले लेते हैं दोस्तों 0.80। द सेविंग फंक्शन फॉर द इकोनॉमी वुड बी, सेविंग फंक्शन, तो अपन एक काम करते हैं, सेविंग के लिए हमको इसी को -500 लेना पड़ेगा। ये एमपीसी है तो एमपीएस कैसे निकलेगा दोस्तों, 1 माइनस एमपीसी करके 1 माइनस 0.80, तो आ जाएगा 0.20, तो ये आ गया 0.20 और इंटू वाई, तो अपना आंसर हो जाएगा दोस्तों -D। क्वेश्चन 8, असर्शन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू एमपीएस कैन बी यूनिटी, नहीं 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 नहीं, असर्शन तो गलत हो गया, बिल्कुल गलत है। एट द ब्रेक इवन लेवल ऑफ इनकम सेविंग्स आर 0, ब्रेक इवन लेवल पर सेविंग 0 है। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोपेंसिटी, अच्छा मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, मुझे क्या लगा था ये इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की बात करें, तो हाँ एमपीएस की अगर बात करें, एमपीएस की बात करें तो हाईएस्ट आ सकता है 1, लोवेस्ट आ सकता है 0, तो ये 1 और 0 के बीच में चलता है, तो ये नेगेटिव नहीं आ सकता, ये मोर देन 1 नहीं आ सकता, ये मोर देन 1 नहीं आ सकता, तो एमपीएस बोला था। जो मैं पहले स्टेटमेंट दे रहा था कि ये नहीं हो सकता, वो मैं इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर सोच रहा था। देखो सेम गलती मेरे से हुई, तो आप भी ध्यान रखेंगे, हाँ एमपीएस पूछा है, तो एमपीएस यूनिटी, हाँ बिल्कुल मैक्सिमम वैल्यू, और ब्रेक इवन लेवल पर सेविंग्स आर 0, लेकिन ये दोनों कनेक्टेड नहीं है, यहां पर एमपीएस की बात कर रहे हैं, यहां सेविंग्स की बात कर रहे हैं, तो दोनों कनेक्टेड नहीं है, ठीक है। 9th, आइडेंटिफाई द, और वैसे भी अगर देखें तो ये चेंज इन सेविंग की बात है, ये सिर्फ नॉर्मल सेविंग की बात है, समझ रहे, ठीक है। वो एमपीएस की वैल्यू की बात करें, ब्रेक इवन की बात करें, तो दोनों डिफरेंट टाइप। 9th, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, किसकी बात करें दोस्तों, इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू कैश रिजर्व रेशियो। Sorry, it is a certain percentage of demand and time deposit with liabilities that every bank must keep as a cash reserve with the central bank. It is fixed by the central bank. It is not binding on the commercial bank. It is tool used by central bank to control. भैया देखो, ये सेंट्रल बैंक फिक्स करता है, ये मिनिमम फ्रैक्शन है, और ये टूल है जो सेंट्रल बैंक यूज करती है क्रेडिट क्रिएशन को कंट्रोल करने के लिए। लेकिन यहां लिखा है कमर्शियल बैंक इससे जब पैसा ले लेंगे तो इनके ऊपर ये ऑब्लिगेशन नहीं है, ऐसा लिखा है। नहीं नहीं, ऑब्लिगेशन है, क्या है, पैसा क्या है, ये सोचो आप, सबसे सिंपल बात ये आप सोचो कि भैया अगर कैश, अगर डिपॉजिट्स आए, अगर डिपॉजिट्स आ गया, अगर डिपॉजिट आने के बाद कमर्शियल बैंक को ये बाउंड है ना, कमर्शियल बैंक कि पहले जैसी डिपॉजिट आएगा तो इसका कुछ पोर्शन आपको आरबीआई को देना और कुछ पोर्शन आपके पास रखना है, और वैसे भी ये लीगल रिजर्व रेशियो है, तो ये तो बाउंड हो गया ना, इट इज नॉट बाइंडिंग। भैया बिल्कुल बाउंड है, बिल्कुल आपको कैश रिजर्व रेशियो रखना होगा, आप ऐसा ये आपके लिए ऑप्शन अवेलेबल नहीं है कमर्शियल बैंक के लिए, तो आंसर हो जाएगा सी, क्योंकि ये इनकरेक्ट है। 10th assertion रीजन का क्वेश्चन है, द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम इज डिटरमिन्ड व्हेन एक्स एंटे स्पेंडिंग एंड एक्स एंटे आउटपुट आर इक्वल। तो इक्विलिब्रियम लेवल मतलब क्या होता है कि एडी इज इक्वल्स टू एएस या एस इक्वल्स टू आई। अब क्या बोल रहे थे, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम मे और मे नॉट बी द सेम एज द फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ आउटपुट। अब देखो क्या है, ध्यान से समझो, अरे क्या है, ध्यान से समझो, एक लाइन, इक्विलिब्रियम लेवल पर जो एक्स एंटे और एक्स क्या बोल रहे हैं, एक्स एंटे स्पेंडिंग दैट इज एडी और एएस, ये क्या लिखा है, इज डिटरमिन्ड, जहां पे दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। बिल्कुल सही है कि जब एडी इक्वल्स टू एएस होता है तो एक्स एंटे स्पेंडिंग और एक्स एंटे जो आउटपुट है दैट इज एएस है, ये दोनों जब इक्वल होते हैं तो हमारी कंट्री में इक्विलिब्रियम आ जाता है। रीजन ये क्यों आता है, क्योंकि इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम पर मे और मे नॉट बी द सेम एज फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ आउटपुट। द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम मे और मे नॉट बी द सेम एज फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ आउटपुट। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि इक्विलिब्रियम लेवल 2 से 3 जगह, क्लासिकल इकोनॉमिक्स क्या बोलते थे कि जो इक्विलिब्रियम है वो सिर्फ एक बार हो पाएगा, लेकिन जो कीन्स है उन्होंने बोला ये नीचे अंडर एम्प्लॉयमेंट में भी हो सकता है और ये ओवर एम्प्लॉयमेंट में भी हो सकता है। ये आपको कैसे पता चला,
इक्विलिब्रियम लेवल income may not be the same as the full employment level of output। मतलब फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल के लिए जितना एस चाहिए जरूरी नहीं है उतना ही इक्विलिब्रियम इनकम हो। तो बिल्कुल ये दोनों सही है, जरूरी नहीं है ना कि एडी और एस हमेशा उस फुल एम्प्लॉयमेंट के इक्वल ही आए, कम में भी है। देखो ये कम पे भी तो फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पे आ गया और फुल एम्प्लॉयमेंट से ज्यादा एडी भी आ गया इन्फ्लेशन की वजह से, जिसके कारण प्राइस बढ़ेगा। तो ये तीनों सिचुएशन में एडी जो है एस के इक्वल आ सकता है, जरूरी नहीं वो सिर्फ फुल एम्प्लॉयमेंट पे हो। तो दोनों तो सही है, लेकिन यहां एडी एस की बात कर रहे हैं, यहां हम बात कर रहे हैं किस चीज की दोस्तों, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट की। समझ में आ गया? तो देखो क्या लिखा, both assertion and reason are true but reason is not the correct explanation of assertion A। क्यों? ध्यान से समझो, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम डिटरमिन कब होता है, एक्स एंटे स्पेंडिंग और एक्स एंटे आउटपुट इक्वल होता है। पर हमेशा ये लाइन क्या लिखी थी, क्या हमेशा एडी और एस सिर्फ फुल एम्प्लॉयमेंट पे होंगे क्या? नहीं। तो पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, सिर्फ इसकी बात कर रहा है। दूसरा स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि एडी और एस फुल एम्प्लॉयमेंट से पहले पे भी इक्वल हो सकते हैं, बाद में भी इक्वल हो सकते हैं। तो दोनों दूसरी चीजें, दोनों एक दूसरे से अलग है। 11th क्वेश्चन, अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शंस आर अंडरटेकन टू मेंटेन स्टेबिलिटी इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट। बिल्कुल जस्टिफाई करता हूं मैं, मेंटेन बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट। क्यों? देखो ऑटोनोमस ट्रांजैक्शन की वजह से, देखो पहली बात तो डेफिसिट कब आता है, जब ऑटोनोमस ट्रांजैक्शंस का जो पेमेंट है, ऑटोनोमस ट्रांजैक्शन का जो पेमेंट है वो ऑटोनोमस जो रिसीट्स है उससे ज्यादा हो जाए। तो कब क्या आएगा दोस्तों, यहां पे आएगा डेफिसिट इन बीओपी या डिसइक्विलिब्रियम आए। अब इसको ठीक करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शन परफॉर्म करना पड़ेगा। अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शन आर कॉमनली अंडरटेकन टू मेंटेन स्टेबिलिटी इन बीओपी। और बीओपी में स्टेबिलिटी किसकी वजह से हुआ है, ऑटोनोमस ट्रांजैक्शन की वजह से। अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शन आर इंडिपेंडेंट ऑफ एनी इकोनॉमिक मोटिव। मतलब अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शन का मेन मोटिव बिल्कुल भी प्रॉफिट मोटिव नहीं है, वो तो तभी परफॉर्म किए जाते हैं जब ऑटोनोमस ट्रांजैक्शन की वजह से डेफिसिट आता है। दीज ट्रांजैक्शन आर, देखो क्या लिखा है, डिटरमिन बाय द नेट रिजल्ट ऑफ, क्या लिखा है, ऑटोनोमस आइटम सच एज अ सरप्लस और डेफिसिट। तो ये पिक्चर में कब आते हैं, जब ऑटोनोमस पेमेंट या ऑटोनोमस रिसीव में से दोनों में से कोई भी ज्यादा या कम हो जाए। हेंस अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शंस प्ले अ क्रूशियल रोल maintaining the stability in balance of payment by providing mechanism to address the imbalance in international transaction। ध्यान से समझना दोस्तों, आप लोगों को एक क्वेश्चन आ सकता है कि क्या सीएडी और सीएस और कैपिटल अकाउंट, दैट इज करेंट अकाउंट का बैलेंस और कैपिटल अकाउंट का बैलेंस अकाउंटिंग सेंस में जीरो आएगा। ये टॉपिक है संदीप घर में, कैपिटल अकाउंट जहां खत्म हो रहा है, कैपिटल अकाउंट जहां खत्म हो रहा है, बैलेंस वाला टॉपिक, उसके बाद दिया हुआ है करेंट अकाउंट प्लस कैपिटल अकाउंट इक्वल्स टू जीरो। तो वे जीरो कैसे हो सकता है, उसके ऊपर क्वेश्चन बन सकता है। डेप्रिसिएशन ऑफ करेंसी में प्रमोट एक्सपोर्ट ऑफ अ नेशन। बिल्कुल, क्योंकि डेप्रिसिएशन अगर करेंसी की हुई है इसका मतलब हम वीक हुए हैं। अब अगर हम वीक हुए तो हम लोग तो इंपोर्ट नहीं कर सकते, लेकिन अगर हम वीक हुए हैं तो बाहर की दुनिया के लिए, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के लिए, हमारे जो कंट्री के प्रोडक्शन है वो उनके लिए क्या हो गए, सस्ते। अब देखो क्या लिखा है, द गिवन स्टेटमेंट इज डिफेंडेड व्हेन डोमेस्टिक करेंसी ऑफ एन इकोनॉमी डेप्रिशिएट्स, डोमेस्टिक गुड्स बिकम रिलेटिवली चीपर in the international market, thereby increasing the demand of domestic goods globally. Hence, depreciation of currency may promote export of a nation. चलो दोस्तों 12 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। 3 नंबर का था जो पिछला वाला था। एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ जीएनपी। पहली बात डिस्कस करते हैं मेथड कौन सा है। सर ये डेटा जो दिख रहा है ना इनकम मेथड का है। अगर इनकम मेथड का है इसका मतलब पहले हम एनडीपीएफसी निकाल लेते हैं और बाद में हम क्या निकाल लेंगे, जीएनपीएफसी। चलो एनडीपीएफसी, वेजेस एंड सैलरीज 2000, ऑपरेटिंग सरप्लस तो नहीं दिया है, नहीं, तो हमें ऑपरेटिंग सरप्लस निकालना है। रेंट एंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट दिया है क्या, नहीं दिया है, तो 1, 2 और 3 इनको जोड़ के प्रॉफिट आ जाएगा, तो 500, 800, 950। और मिक्स्ड इनकम दिया है क्या, नहीं दिया है, 0 ले लेते हैं उसको। तो ये गया दोस्तों 2700 प्लस 950, 0 ये आ जाएगा 0, 5, 16, 1, 11, अरे क्या कर रहा हूँ मैं, 916 की
3650 क्या आ जाएगा दोस्तों 3650। अब अपने को क्या करना है, ध्यान से समझो, अब अपने को इसको किस में कन्वर्ट करना है, जीएनपीएफसी में। तो एनडीपीएफसी प्लस डेप्रिसिएशन करना पड़ेगा। डेप्रिसिएशन दिया है क्या, हाँ दिया है, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, तो यह आ जाएगा 200 प्लस डी को एन बनाना है तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को प्लस करना पड़ेगा। तो प्लस माइनस में दिया है 50, तो इसमें 150 जोड़ देते हैं तो यह आ जाएगा 3800। ठीक है, इजी क्वेश्चन था। 13 फॉर अ हाइपोथेटिकल इकोनॉमी अज्यूम द गवर्नमेंट इंक्रीज्ड एन इंफ्रास्ट्रक्चरल इन्वेस्टमेंट बाय 10,000 करोड़। ठीक है, तो चेंज इन इन्वेस्टमेंट 10,000 करोड़। ठीक है, आगे बोलो। 80% ऑफ एडिशनल इनकम इज कंज्यूम्ड इन द इकोनॉमी। 80% ऑफ एडिशनल इनकम मतलब ये दे दिया दोस्तों एमपीसी, और जब आपको एमपीसी दे दिया तो पट्ट से क्या निकाल लिया करो, एमपीएस। और जैसे ही आपको एमपीएस पता चल गया, अरे पूछा नहीं पूछा हो, आप पहले के निकाल लो, 1/MPS 1/0.205 टाइम्स, तो आपका क्या दोस्तों के। अब क्या आ गया, अब आपको क्या निकाल, मैं आपको बता रहा हूं आपको क्या निकालने बोलेगा पता है, मैं आपको बता रहा हूं बिना पढ़े। चेंज इन वाई बोलेगा, चेंज इन सी बोलेगा, या चेंज इन एस बोलेगा। देखते हैं, एस्टिमेट द, देख लो, इंक्रीज इन इनकम एंड द करस्पॉन्डिंग इंक्रीज इन कंजम्पशन। मैं आपको बोल रहा हूं ना, अगर आपको चेंज इन आई या चेंज इन वाई में से कोई एक चीज दी है और एमपीसी दिया है, तो इसका मतलब वो बैलेंसिंग फिगर में यही निकालने बोलेंगे। तो पहले अपन चेंज इन वाई निकालते हैं। चेंज इन वाई कैसे निकालेंगे, के फॉर्मूले में पुट करते हैं चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन आई। इसमें से आपको क्या क्या पता है, के पता है 5 टाइम्स, और क्या पता है, चेंज इन वाई पता है क्या, नहीं। चेंज इन आई पता है क्या, हाँ, तो 10,000 करोड़। तो चेंज इन वाई कितना आ गया दोस्तों, 50,000 करोड़। कितना आ गया, 50,000 करोड़। और एमपीसी कितना है, 0.80। तो 40,000 आ जाएगा अपना चेंज इन कंजम्पशन, और चेंज इन इनकम कितना आ गया, 50,000। तो बेसिकली हम क्या कर सकते हैं, दो तरीके से आप चेंज इन कंजम्पशन निकाल सकते हो। आप या तो चेंज इन वाई को 0.80 से मल्टीप्लाई करो, दैट इज 50,000 इंटू 0.80, 40,000। या चेंज इन सी के लिए आपको एक काम करना पड़ेगा, एमपीसी इंटू चेंज इन वाई का एक फॉर्मूला, सीधे फॉर्मूला क्या बना लो, एमपीसी इंटू चेंज इन वाई, मतलब बेसिकली वही हो गया। या आप चेंज इन वाई को एमपीसी से मल्टीप्लाई कर लो, या फॉर्मूले के थ्रू जाओ, मतलब एक ही है। 14th कितने नंबर का था वो, 4 नंबर का था दोस्तों, 4 मिनट अपना टाइम लगा। 14 क्वेश्चन, इफ एक्चुअल डिमांड फॉर फाइनल गुड्स फॉल शॉर्ट ऑफ द एक्चुअल आउटपुट, मतलब एडी कम रह गया एएस से, मतलब दिक्कत आ गई, मतलब हमारे पास जो डिजायर्ड इन्वेंट्री है, हमने सोचा था ज्यादा लोग खरीदेंगे लेकिन ज्यादा लोग नहीं खरीद रहे, तो हमारे पास जो प्लान्ड इन्वेंट्री, हमने जो सोचा था, जो हमारे पास स्टॉक हम लोग ने सोचा था इतना मेंटेन करेंगे, उससे कम लोगों ने डिमांड की। corresponding to full employment level, it may lead to an unintended accumulation of inventory. Do you agree with the given statement? Yes. If actual demand is fall short of actual output corresponding to full employment level, it implies that demand by all consumer and firm are less than, क्या लिखा है, is less than level of output produced at full employment level. अब ध्यान से समझना अगली लाइन, consequently it may lead to इंक्रीज इन द स्टॉक ऑफ अनसोल्ड स्टॉक लाइंग विद द फर्म। इसकी वजह से इनके पास जो अनइंटेंडेड जो अक्यूमुलेशन ऑफ स्टॉक हो रहा है, क्योंकि क्या हुआ ना, हमने सोचा था 100 लोग खरीदने आएंगे लेकिन आए 60 लोग, तो ये जो 40 का जो प्लानिंग है ये एक्स्ट्रा हो गया, thereby it may lead to unintended accumulation of inventory। इसका और का एक क्वेश्चन है, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल, कंस्ट्रक्ट द कंजम्पशन फंक्शन एट 200 लेवल ऑफ इनकम। अपने को 200 लेवल पर कंजम्पशन फंक्शन बनाने बोल रहा है, किस लेवल पर, 200 लेवल पर। तो अपने पास सेविंग पता है, एपीसी पता और एमपीएस बिल्कुल आइडिया नहीं, तो एक काम करते हैं, अपने को एपीसी पता है तो हम क्या निकाल लेंगे दोस्तों, कंजम्पशन। ठीक है, एपीसी 1 है, तो 1 मतलब सी अपॉन, ठीक, तो y अगर 200 है मतलब इनकम, तो कंजम्पशन भी कितना हो जाएगा दोस्तों, 200, ये ले लिया अपन 200। अब 3/4 मतलब 0.75 है एपीसी,
तो अगेन एपीसी में मैं लिख लेता हूं C अपॉन वाई 0.75, वाई ले लेता हूं 200, तो C आ जाएगा दोस्तों इसका 150 आई गेस, 150, 3/4 कितना आ जाएगा 150 है, हाँ 150 ये आ जाएगा 150। तो 150 अगर आ गया 150, एक सेकेंड दोस्तों ना, अगर अपना यहां पे मैंने कंजम्पशन लिख दिया, अगर कंजम्पशन 100 है तो सेविंग कितनी हो जाएगी 0, और अगर 150 कंजम्पशन है, देखो यहां पे 100 आएगा ना, ये 100, कोई बात नहीं, ये 100 आएगा तो कंजम्पशन भी 100 आ गया, तो सेविंग कितनी आ जाएगी 0। अब अगर 150 कंजम्पशन है तो सेविंग कितनी आ जाएगी 200 माइनस 150, y माइनस सी, तो सेविंग कितनी आ जाएगी दोस्तों 50, सेविंग आ गई आपकी 50। अब लास्ट है 2/3, 2/3 मतलब 0.60 होता है, 0.60 मतलब ये आ जाएगा 199, ये आ जाएगा 199। तो अब मैं एक काम करता हूं, इससे निकाल लेता हूं, एपीसी कितना दिया है अपना 2/3 मतलब 0.66, तो C अपॉन y दिया है अपना 300 को अगर मैं 0.60 से इंटू करूंगा तो आ जाएगा दोस्तों C आ गया अपना 200। अब अगर अपना C 200 आ गया तो 302 में से आएगा, तो ये बन जाएगा दोस्तों अपना सेविंग 100। तो सेविंग निकल गया। अब मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव निकालना है। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव के लिए चेंज इन S और चेंज इन Y चाहिए। चेंज इन Y कैसे निकालेंगे, नीचे से माइनस करते आओ, 100 100 100 और चेंज इन S को यहां से 50 50 50, तो MPS आ जाएगा दोस्तों 0.50। यहां तक चले, अच्छा क्वेश्चन था, मैं फंसा एक बार एक जगह पे, तो ये अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। आगे 15th, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अंडरटेक्स द इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मैनेजिंग द गवर्नमेंट्स बैंकिंग ट्रांजैक्शन। बैंकर टू द गवर्नमेंट, बैंकर टू द गवर्नमेंट, ध्यान से समझो। डिस्कस द अबव। Reserve Bank of India act as a banker to the both central and as well as state government. Banker to the government बोला, RBI maintains account, accept receipts and make payment for government and carries out exchange, remittances and other banking operations. It advances credit, loan to the government to meet its requirement in case of crisis. तो आपको अच्छे से, ये तो बहुत शॉर्ट में लिखा है, आपको 4 नंबर में अच्छे से बैंकर टू द गवर्नमेंट समझाना है, जिसमें आप एज अ एजेंट, एज अ बैंकर और एज अ एडवाइजरी आपको रोल प्ले करके बताना है कि आरबीआई कैसे रोल प्ले करती है गवर्नमेंट के लिए। 16th नंबर क्वेश्चन, डिस्टिंग्विश बिटवीन डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स विद द हेल्प ऑफ सूटेबल एग्जांपल। आपको पता है डायरेक्ट टैक्स प्रॉपर्टी और इनकम पर लगता है, इंडिविजुअल्स और इंस्टीट्यूशन के, वेयरएज इनडायरेक्ट टैक्स कैसे लगता है, गुड्स एंड सर्विसेज पर लगता है, लोगों के कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के थ्रू। यहां तक समझ में आ गया? लाइट चालू है ना, पता चला इतनी देर से पढ़ा रहे हैं। हाँ, फिर उसके बाद अगर अपन देखेंगे तो डायरेक्ट टैक्स में जो लाइबिलिटी टू पे और बर्डन टू पे रहता है वो सेम पर्सन पे रहता है, क्योंकि आपकी इनकम एक लिमिट से क्रॉस की तो आपको पे करना पड़ेगा। वेयरएज इनडायरेक्ट टैक्स में बर्डन टू पे, लाइबिलिटी टू पे डिफरेंट पर्सन पे रहता है। लाइबिलिटी टू पे किस पे रहता है दोस्तों, लाइबिलिटी टू पे रहता है कि भैया जो सेल कर रहे हैं, जो परचेस कर रहे हैं, लेकिन ये बर्डन किस पे शिफ्ट किया जा सकता है, कंज्यूमर पे। इसीलिए डायरेक्ट टैक्स में एक डिफरेंस ये बनता है कि बर्डन कैन नॉट बी शिफ्टेड, वेयरएज इनडायरेक्ट टैक्स में बर्डन कैन बी शिफ्टेड। चलो 16 का 2 एक्सप्लेन, 16 के A का 2 रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम ऑब्जेक्टिव ऑफ द गवर्नमेंट बजट। इसमें सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि पुअर के ऊपर हम स्पेंड करेंगे, और ये स्पेंड करेंगे कहां से, जो हम रिच पर टैक्स उनकी इनकम पर लगाएंगे, जिससे रेवेन्यू जो आएगा इससे इनकी परचेजिंग पावर कम होगी, और ये स्पेंड हम लोग कहां करेंगे, पुअर पर। दैट इज हम पुअर की क्वालिटी ऑफ लाइफ ठीक करेंगे, जिससे जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है वो थोड़ा सा जो अनइक्वल था उसको थोड़ा सा ठीक किया जा सकता है। The government budget objective of redistribution of income aims to bring about equality in the distribution of income. Government can reduce inequalities of income through, क्या लिखा है देखो, taxes and public expenditure। क्या हो सकता है ना, अपन जैसे जनधन योजना या फिर अपन पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के थ्रू जो पुअर है, जो पुअर कम्युनिटी है, बीपीएल है, इनको हम क्या कर सकते हैं, एसेंशियल आइटम बहुत कम प्राइस पे एफपीएस के थ्रू, फेयर प्राइस शॉप्स के थ्रू हम प्रोवाइड कर सकते हैं। It may impose high taxes on the rich to reduce their disposable income.
Furthermore, government may incur more public expenditure for the welfare of poor. कैसे कैसे? Like free services. By adopting this measure, government can tries to bridge the gap between, ये जो इतना बड़ा गैप है ना कि मतलब रिच यहाँ पे है और गरीब यहाँ पे, ये जो गैप है इसको कम किया जा सकता है पब्लिक एक्सपेंडिचर करके। 16th के बी का 2, सपोज द फॉलोइंग डेटा इज प्रेजेंटेड फॉर ए इमेजिनरी इकोनॉमी, टैक्स रिसीट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, नॉन टैक्स रिसीट, रिकवरी ऑफ लोन, कैपिटल एक्सपेंडिचर, डिसइन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट पेमेंट। क्या निकालना है अपने को? कैलकुलेट डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट एंड फिस्कल डेफिसिट। आरडी कैसे निकलेगा दोस्तों? आरडी निकलता है रेवेन्यू रिसीट्स माइनस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट्स। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहां दिया दोस्तों? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दिया है 3700 और रेवेन्यू रिसीट्स कितना दिया है? टैक्स रिसीट्स दिया है, नॉन टैक्स रिसीट दिया है, तो टैक्स रिसीट और नॉन टैक्स 1200 और 2000, तो कितना हो गया? 3200। तो आ गया अपना 500 रेवेन्यू डेफिसिट। अब क्या निकालने बोल रहा है? फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट में अपन एक काम कर सकते हैं, अपन वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, रेवेन्यू डेफिसिट प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट। तो आरडी अभी आया 500, कैपिटल एक्सपेंडिचर अपने पास 500 और नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट्स हो जाएगा डिसइन्वेस्टमेंट और रिकवरी ऑफ लोन, तो यह आ जाएगा 265। आप 1000 में से 265 माइनस करोगे तो आएगा 735। कितना आ जाएगा दोस्तों? 735। ये फॉर्मूला याद रखेंगे दोस्तों फिस्कल डेफिसिट का। इसी फॉर्मूले से मेरे को तो लग रहा है फुल डाउट है कि फिस्कल डेफिसिट का ये जो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आपको आएगा, दिखेगा, क्योंकि मैंने बहुत बार देख लिया। डिफरेंशिएट बिटवीन पब्लिक प्रोविजन एंड पब्लिक प्रोडक्शन। गवर्नमेंट अगर डायरेक्टली बनाए तो पब्लिक प्रोडक्शन, गवर्नमेंट इंकरेज करे प्राइवेट सेक्टर को भी आने के लिए, उसको बोलते हैं पब्लिक प्रोविजन। फिर से, गवर्नमेंट डायरेक्ट खुद बनाए, डैम्स उसे खुद बनाने होंगे या रोड्स उसे खुद बनाने होंगे, तो ये क्या हो जाएगा? पब्लिक प्रोडक्शन। ब्रिज उसको खुद बनाना पड़ेगा, ठीक है, लेकिन वो इनकरेज करे प्राइवेट सेक्टर को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के थ्रू या गवर्नमेंट बजट में बजट एलोकेशन के थ्रू, तो हो जाएगा पब्लिक प्रोविजन। Public provision refers to those goods that are financed through government budget and can be used without any direct payment by the public. Whereas public production relates to those goods which are directly produced by क्या लिखा है? गवर्नमेंट। तो पब्लिक प्रोविजन में क्या लिखा है? कैन बी यूज्ड विदाउट एनी डायरेक्ट पेमेंट बाय पब्लिक। डायरेक्ट पेमेंट बाय क्या लिखा है? पब्लिक। यूज कर सकते हैं बट डायरेक्ट किसकी जरूरत नहीं है? पब्लिक के पेमेंट की जरूरत नहीं है। वेरेस जो पब्लिक प्रोडक्शन होता है वो सीधे कौन प्रोड्यूस करता है? गवर्नमेंट। आगे 17th क्वेश्चन, मैक्रो का लास्ट है। Decisions taken by factors of production in the production process often may affect the stakeholder indirectly. Such impacts at times are huge but are not accounted for. अच्छा, factors of production process में स्टेक होल्डर इनडायरेक्टली अफेक्ट कर तो रहे हैं, बट ये आर नॉट अकाउंटेड फॉर व्हाइल एस्टिमेटिंग नेशनल। इकोनॉमिस्ट कॉल देम एज एक्सटर्नलिटीज, दे कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। इन दिस रिगार्ड मेनी इकोनॉमिस्ट सजेस्ट कार्बन प्राइसिंग एज एन इंपॉर्टेंट टूल टू एंश्योर इकोलॉजिकल बैलेंस। कार्बन प्राइसिंग ट्राइज टू कंट्रोल ग्रीन हाउस गैस, ये क्या क्वेश्चन? अच्छा हाँ ठीक है, ग्रीन हाउस गैस emissions by either placing a fee on emitting or offering subsidies on a lesser emission through instrument like carbon tax, green cess, eco tax, etc. Economists suggest moving towards greener technology, eliminating such negative externality. On the basis of given text, common understanding, answer the following question. Externalities क्या होता है भैया? ध्यान से समझो फिर से एक बार। एक्सटर्नलिटीज आपके किसी भी एक्टिविटी, आपके किसी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी की वजह से एक्सटर्नल एनवायरनमेंट पे पॉजिटिव या नेगेटिव इंपैक्ट जा सकता है। आपने गार्डन बनवाया, पॉजिटिव इंपैक्ट एनवायरनमेंट पे। आपने फैक्ट्री बनवाई, नेगेटिव इंपैक्ट एनवायरनमेंट पे। तो आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी की वजह से एक्सटर्नल वर्ल्ड में पॉजिटिव और नेगेटिव इंपैक्ट आ सकता है। चलो, externalities refers to benefit or harm which are caused by one entity to another without being paid or penalized. लेकिन अगर आप गार्डन ओपन करते हो और उसके कारण एनवायरनमेंट को फायदा होता है, तो क्या आपको रिवॉर्ड मिलेगा? क्या आपको अवार्ड मिल सकता है? अरे भैया आपने बहुत
एनवायरमेंट को बचाने के लिए आपने बहुत अच्छा डिसीजन लिया, तो आपको अवार्ड मिल जाएगा। रिवॉर्ड नहीं मिल पाएगा। कैलकुलेट कैसे करोगे कि एनवायरमेंट को फायदा क्या हुआ? वैसे ही आपके ऊपर पिनलाइज आपको या आपको फाइन नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि आपके फैक्ट्री के कारण अगर एनवायरमेंट को हार्म भी पहुंच रहा है तो आप कैलकुलेट कैसे करोगे कि हार्म पहुंचा क्या है? समझ में आ गया? अब डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज। पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज रिफर्स टू बेनिफिट कॉज बाय वन एंटिटी टू अनदर विदाउट बीइंग पेड फॉर इट। यहां पर आप लिख सकते हो रिवॉर्ड नहीं मिल रहा है, लेकिन ये बेनिफिट जो पॉजिटिव जा रहा है। Negative externality refers to the harms caused by one entity to another without being penalized for it. Elaborate how and why carbon pricing should be promoted. देखो, अगर हम क्या करें जो कम से कम एमिशन, कम से कम वेस्ट, कम से कम एयर पोल्यूशन वाले जो इंडस्ट्री है, व्हीकल है, उनको सब्सिडाइज रेट में उनको रॉ मटेरियल प्रोवाइड करें, जिनसे ये लोग आगे आए, ये लोगों को प्रमोशन मिले। एट द सेम टाइम जो लोग बहुत ज्यादा एमिशन, बहुत ज्यादा वेस्ट, बहुत ज्यादा ग्रीन गैस को हार्म पहुंचा रहे, उन पर टैक्स लगाया जाए। समझ में आ गया? कार्बन प्राइसिंग शुड बी प्रमोटेड बाय आइदर प्लेसिंग अ फी और ऑन एमिटिंग और ऑफरिंग सब्सिडीज ऑन लेसर एमिशन। तो जो लोग पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज में हैं उनको सब्सिडी प्रोवाइड करो, और जो लोग एमिशन ज्यादा कर रहे हैं, ज्यादा वेस्ट हो रहा है, फैक्ट्री से हो सकता है, आपके व्हीकल से हो सकता है, उस पर टैक्स लगाया जाए, फी। थ्रू इंस्ट्रूमेंट्स लाइक कार्बन टैक्स, ग्रीन सेस, इको टैक्स, इकोनॉमी मूव्स फॉर टुवर्ड्स ग्रीनर टेक्नोलॉजी eliminating negative externalities. Hence, ये लाइन याद रखना, hence carbon pricing an important tool to ensure ecological balances. चलिए शुरू करते हैं दोस्तों इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। आईडी शुरू करते हैं। ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल इंडियाज फॉरेन ट्रेड हैड वेरियस फीचर एक्सेप्ट, मतलब फॉरेन ट्रेड की अगर बात करें तो ये कुछ 4 सेंटेंस में से ये फॉरेन ट्रेड से रिलेट नहीं कर पा रहा। रेस्ट्रिक्टिव पॉलिसी ऑफ कमोडिटी प्रोडक्शन, ट्रेड एंड टैरिफ, बिल्कुल। ब्रिटिश मोनोपोली ओवर इंडिया एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट, बिल्कुल। फ्री ट्रेड, नहीं, फ्री ट्रेड तो बिल्कुल नहीं था। अगर हमारे यहां से कोई भी हैंडीक्राफ्ट, हमारे यहां से कोई भी हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट जाएगा तो उस पे इन लोग लगा रहे थे दोस्तों हैवी एक्सपोर्ट ड्यूटी। ये किस पे? इंडियन हैंडीक्राफ्ट गुड्स पे क्या लगा रहे थे? हैवी एक्सपोर्ट ड्यूटी। China was able to control its rapid population growth rate owing to one child policy. Modernization is an important economic planning objective that focuses on adoption of innovative technology, equal distribution of income and wealth, bringing positive changes in the social outlook. भैया ये जो है ना इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, ये इक्विटी का है। ये किसका है? इक्विटी का है। हमको क्या पूछ रहा है? मॉडर्नाइजेशन। तो मॉडर्नाइजेशन में अडॉप्शन ऑफ न्यू इनोवेटिव टेक्नोलॉजी आ जाएगा, और सोशल आउटलुक, चेंजेस इन मॉडर्नाइजेशन ऑफ सोशल आउटलुक, ये भी आ जाएगा। तो बोथ 1 and 3. The present day rapid industrial growth in China can be traced back to the economic reforms introduced in 1978, where initially reforms were initiated in agriculture, foreign investment, बिल्कुल सही है। The policy of dual pricing was adopted. The government revoked the policy of special, नहीं, ये तो बिल्कुल नहीं, बल्कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन लाया गया था। जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का जो लेटर फेस है ना चाइना में, उस पर बहुत ज्यादा इंफोसिस किया गया था कि हमको बाहर से फॉरेन कैपिटल को अट्रैक्ट करना है, और चाइना में फॉरेन कैपिटल को अट्रैक्ट करने के लिए उस समय की गवर्नमेंट ने स्पेशल इकोनॉमिक जोन का कंसेप्ट एस्टैब्लिश किया था या सेटअप किया गया था। तो इसमें हो जाएगा फर्स्ट और सेकंड। 22 डैश फार्मिंग सिस्टम इज दैट हेल्पफुल इन रिस्टोरिंग, मेंटेनिंग एंड एनहांसिंग द इकोलॉजिकल बैलेंस। इजी क्वेश्चन। दूसरा है फिर इंडिया, पाकिस्तान, चाइना हैव सिमिलर फिजिकल एंडाउमेंट बट टोटली डिफरेंट पॉलिटिकल सिस्टम्स। बोथ इंडिया एंड पाकिस्तान हैड ग्रेट इंफोसिस ऑन, ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है दोस्तों, ग्रेट इंफोसिस ऑन क्रिएटिंग लार्ज प्राइवेट सेक्टर इन द लाइट ऑफ गिवन स्टेट। पहली बात तो ये दोनों ही, इंडिया और पाकिस्तान, बहुत ज्यादा इंफोसिस दिया गया है पब्लिक सेक्टर के ऊपर, पब्लिक सेक्टर के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस किया गया है। 1991 के बाद इन्होंने 1991 के बाद भी, मैं तो ये बोलता हूं कि 1991 के बाद भी कुछ हद तक तो पब्लिक सेक्टर की ही हाथ में चीजें थी, स्टार्टिंग में तो थी ही, और 1991 के बाद भी प्राइवेटाइजेशन में भी नवरत्न पॉलिसी अगर देखें तो वो भी पब्लिक सेक्टर के पास ही है। तो दोनों ने ही प्राइवेट सेक्टर को नहीं बल्कि पब्लिक सेक्टर को रोल दिया, तो स्टेटमेंट 2 तो फॉलो हो गया। इंडिया, पाकिस्तान, चाइना में सिमिलर फिजिकल एंडाउमेंट्स। फिजिकल एंडाउमेंट मतलब अगर देखा जाएगा तो थोड़ा बहुत वेदर में चेंजेस है,
अगर आप देखा जाएगा तो वहां पे जो भी चेंजेस हैं, पॉलिटिकल चेंजेस, पॉलिटिकल बोलता हूं, फिजिकल में नेचुरल रिसोर्सेज की बात करें, अगर ये सारी चीजों की बात करें तो थोड़ी बहुत सिमिलैरिटी है, बट टोटली डिफरेंट पॉलिटिकल सिस्टम है। क्योंकि जो इंडिया है वो मिक्स्ड इकोनॉमी पे है, चाइना जो है सोशलिस्ट इकोनॉमी पे है, जिसमें उन लोग प्राइवेट सेक्टर को भी इंपॉर्टेंस दे रहे हैं और जो पॉलिटिकल जो उनके कमिटमेंट है उसको भी पूरा कर रहे हैं। तो इसलिए पहला स्टेटमेंट ट्रू है, बट सेकंड स्टेटमेंट इज फॉल्स। आइडेंटिफाई द सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव टू फिल। एजुकेशन हो गया, इंफॉर्मेशन हो गया, ट्रेनिंग हो गया, माइग्रेशन और हेल्थ। और क्या है? हेल्थ। एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ एंड एक्सपेंडिचर ऑन स्कूल नहीं, एक्सपेंडिचर ऑन टेक्नोलॉजी, एक्सपेंडिचर ऑन नॉलेज नहीं, एक्सपेंडिचर ऑन माइग्रेशन, एक्सपेंडिचर ऑन नॉलेज नहीं, एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ, हाँ डी। आगे चलते हैं दोस्तों। फ्रॉम द टाइप ऑफ वर्कर्स गिवन इन कॉलम 1 आइडेंटिफाई द करेक्ट नेचर ऑफ वर्क इन कॉलम 2। सीमेंट शॉप ओनर, ये सेल्फ एम्प्लॉयड है। कंस्ट्रक्शन वर्कर कैजुअल, सिविल इंजीनियर रेगुलर सैलरीड। तो अपना कंस्ट्रक्शन वर्कर में 1 तो 3 हो गया, 2 3 और 3 1, ठीक है, चलेगा। 26th, आफ्टर इंप्लीमेंटेशन ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स पाकिस्तान एक्सपीरियंस स्लो डाउन ऑफ ग्रोथ ड्यू टू वेरियस रीजंस। ये मेरे को लग रहा है क्वेश्चन आएगा दोस्तों, बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। रीजंस इंक्लूडिंग वोलाटाइल परफॉर्मेंस ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर, एक्सपोर्ट की अगर बात करें, ओवर डिपेंडेंस ऑन रेमिटेंस फ्रॉम अब्रॉड, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। तो तीनों होगा दोस्तों, ये याद रखेंगे ना, मैं बता रहा हूं ये क्वेश्चन दिख सकता है आपको। Read the 27th assertion reason based है। Read the following statement, assertion and reason। assertion क्या नहीं है? In the recent past, Indian economy has been facing the problem of jobless growth। बिल्कुल सही है assertion। Jobless growth refers to a situation where an economy is able to produce more goods and services without generating additional employment। दोनों सही है, दोनों सही है। और इंडियन इकोनॉमी इस बिल्कुल करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन होना चाहिए, यहां नॉट लिखा है बट करेक्ट एक्सप्लेनेशन होगा। तो क्योंकि हमने इंडियन इकोनॉमी में रिसेंट देखेंगे तो जॉबलेस ग्रोथ की प्रॉब्लम आई, और जॉबलेस ग्रोथ क्यों आ रहा है? क्योंकि हम एडिशनल एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं कर पा रहे हैं। स्टिल हम जीडीपी में तो ग्रोथ कर पा रहे हैं, लेकिन एडिशनल एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं कर पा रहे। तो यहां आंसर होना चाहिए ए होना चाहिए, बी नहीं होगा दोनों, क्योंकि करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, कनेक्ट हो रहे हैं रीजंस। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स प्रोवाइड स्टिमुलस टू सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन रूरल एरिया। देखो स्टिमुलस मतलब ये सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट रूरल एरिया में है, इसको ये पुश कर रहा है, इसको ये सपोर्ट कर रहा है। स्टिमुलस मतलब ये और बढ़ावा देगा। सेल्फ हेल्प ग्रुप हैव इमर्ज्ड टू फिल द गैप इन फॉर्मल क्रेडिट सिस्टम इन रूरल इंडिया। द फॉर्मल क्रेडिट डिलीवरी मैकेनिज्म इन इंडिया इज इनएडिक्वेट एंड हैज, ये याद रख लो ये वाली लाइन, नॉट बीन फुली इंटीग्रेटेड इनटू ओवरऑल रूरल सोसाइटी। मतलब फॉर्मल बैंकिंग सिस्टम अभी रूरल सोसाइटी में उतना नहीं आ पाया। SHG जो है प्रोवाइड फंड्स एट कंसेशनल रेट्स टू द रूरल हाउसहोल्ड। इन एडिशन टू दिस SHGs प्रोवाइड सपोर्ट टू वुमेन, सबसे इंपॉर्टेंट क्या लाइन लिखी है, वुमेन फॉर establishment of small businesses leading to employment generation and women empowerment. Hence self help groups provide stimulus to socio economic development। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, आ सकता है। 28 का ऑप्शन का बी, the government of India has taken various measures to align the agriculture marketing system with the growing production activities in the rural area। गवर्नमेंट ने क्या डिसीजंस लिए हैं? गवर्नमेंट ने क्या डिसीजंस लिए हैं एग्रीकल्चर मार्केटिंग को रूरल एरिया की एक्टिविटीज के साथ अलाइन करने के लिए। अब अलाइन करने के लिए मतलब कि अगर रूरल एरिया में प्रोडक्शन बढ़ रहा है, रूरल एरिया में जो फार्मिंग से जो आउटपुट आ रहा है वो जो बढ़ रहा है, उसको एग्रीकल्चर मार्केटिंग के साथ जोड़ने के लिए गवर्नमेंट ने क्या मेजर्स लिए? गवर्नमेंट ने क्या, तो रेगुलेटेड मार्केट, ये सारी चीजें हैं। देखो क्या है, Do you agree with the given statement? Yes, government of India has taken various measures to align the agriculture marketing system. जैसे for the welfare of farmer as well as consumer, various market regulation मैंने बोला ना, regulated market were initiated to create orderly and transparent market condition। ये वर्ड याद रखेंगे दोस्तों। गवर्नमेंट ने क्या किया है, इनिशिएटिव्स ले रहे हैं कि हम ट्रांसपेरेंट मार्केटिंग कंडीशन लेके आएंगे। The government took measure to enhance infrastructure amenities। देखो फैसिलिटीज की जगह पे amenities भी लिख सकते हो, such as roads, railway, warehouses, cold storage facility, processing units to meet growing demand। ठीक है, आगे चलते हैं, मच्छर भैया परेशान कर रहे हैं। Given picture and explain any one strategy to control it from becoming ecological disaster। ये देखो भैया धुएं की बात हो रही है, मतलब ये बात कर रहा है एयर पोल्यूशन की। The given picture illustrate the problem of air pollution। किसकी बात कर रहे हैं दोस्तों? एयर पोल्यूशन की।
caused due to swift industrial development, the release of contaminants like noxious gases, particulate matter and other substances in the atmosphere leads to health issue and environmental degradation. In order to control air pollution, it becomes imperative मतलब क्या हो गया पता है कि भैया ये बहुत जरूरी हो गया है, मतलब ये दिख रहा है कि आपको इसके ऊपर तो काम करना ही पड़ेगा. इंपरेटिव टू स्विच टू क्लीनर सोर्स ऑफ एनर्जी. द यूज ऑफ नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी सच एज अ सोलर पैनल एंड विंड पावर मेंटेन्स इकोलॉजिकल बैलेंस. क्योंकि यहां लिखा है इकोलॉजिकल डिजास्टर से बचने के लिए आपको क्या लिखना है. ठीक है, आगे चलते हैं. विजुअली इंपेयर्ड की बात हो गई. 30th क्वेश्चन. Discuss any two factor that led to stagnating Indian agriculture sector during the British rule. भैया देखो, जब भी बात आती है स्टैग्नेशन की तो जमींदारी सिस्टम आपको पहले लिखना है. जमींदारी सिस्टम आपको पहले लिखना है, ध्यान रखना. During British rule, agriculture sector experienced stagnation due to the following factor. पहला, colonial government introduced land settlement system. The zamindar used to exploit cultivator by extracting major portion of their produce in the form of rent, leading to misery. ये देखो, याद रखो, misery among the farmer. देखो जमींदारी सिस्टम की बात क्या हुई ना, जमींदारी सिस्टम में क्या होता था कि भैया 3 लोग थे, जमींदार, ब्रिटिशर्स और कल्टीवेटर्स. तो ब्रिटिशर्स ने जमींदार को क्या बोला, आप मुझे फिक्स्ड सम ला के दो. किससे? कल्टीवेटर से. जितना एक्सट्रैक्ट करना है करो, मुझे फिक्स्ड सम ला के दो. जमींदार बोलते थे अगर सर नहीं आ पाए तो फिक्स्ड सम. आपका जो इतना बड़ा आपको जमींदार बनाया गया ना, जो आपको गांव गांव का आपका मालिक बनाया गया है, आपको जो करना है करो, ये जो राइट्स आपको है वो हम लोग छीन लेंगे. तो इसलिए क्या करते थे, जमींदार जो थे बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट करते थे, क्योंकि उनको प्लीज करना है ब्रिटिशर्स को. कैसे भी करके प्लीज करते रहेंगे तभी तो उनके पास ये राज रहेगा, उनके पास तभी तो कंट्रोल रहेगा गांव का. इसके लिए उन लोग ऐसा काम करते थे. लैक ऑफ इरिगेशन फैसिलिटी, लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी कंट्रीब्यूटेड टू द डिसमल लेवल ऑफ, डिसमल मतलब बहुत नाम मात्र का, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी विच एग्रेवेटेड, इंक्रीज भी लिख सकते थे बट एग्रेवेटेड द प्लाइट ऑफ द फार्मर. प्लाइट मतलब उनकी जो खराब हालत थी वो और बढ़ा रहा था. ठीक है, तो याद रखेंगे ये वर्ड. 30 का बी, डिस्कस एनी टू लिबरलाइजेशन मेजर्स पर्टेनिंग टू द टैक्स रिफॉर्म इंट्रोड्यूस्ड बाय द गवर्नमेंट ड्यूरिंग द इकोनॉमिक रिफॉर्म. टैक्स रिफॉर्म की बात करें, अगर हम टैक्स रिफॉर्म की अगर बात करें ना दोस्तों, तो टैक्स रिफॉर्म में रैशनलाइजेशन इनडायरेक्ट टैक्स सबसे पहला, फिर कंप्लायंसेस इजी किए गए. कंप्लायंसेस जो है किसके, टैक्स प्रोसीजर के थोड़े ठीक किए गए. और रिफॉर्म लाया गया किसमें, सबसे इंपॉर्टेंट इनडायरेक्ट टैक्सेस में. तो क्या लिखा है, देयर हैज बीन अ टू लिबरलाइजेशन मेजर पर्टेनिंग टू द टैक्स रिफॉर्म इंट्रोड्यूस्ड बाय द गवर्नमेंट ड्यूरिंग द इकोनॉमिक रिफॉर्म. पहला, देयर हैज बीन अ रिडक्शन इन टैक्सेस एज अ हाई टैक्स रेट. तो ये हो गया रैशनलाइजेशन लिखना, अंदर तो आप वही लिखोगे कि डायरेक्ट टैक्स के रेट को कम किया गया. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को क्या लग रहा था कि अगर ये टैक्स इवेजन, ये जो टैक्स चोरी हो रही है, जो लोग वॉलेंट्री डिस्क्लोजर नहीं कर रहे हैं अपनी इनकम का, ये कैसे करेंगे. तो इसको करने के लिए गवर्नमेंट ने सोचा कि यार एक काम करते हैं, टैक्स रेट कम करते हैं. अब अगर टैक्स रेट कम होगा तो लोग वॉलेंट्री अपनी इनकम डिस्क्लोज करेंगे, तो ज्यादा से ज्यादा लोग टैक्स पे करेंगे क्योंकि कम हो गया रेट. और कम हो गया रेट तो भैया देखो क्या होता है ना कि हमें एज ए गवर्नमेंट, आप जब आप ये पॉलिसी लेके आते हो, जब आप क्या लेके आते हो, पॉलिसी लेके आते हो कि भैया हमको क्या करना है कि टैक्स रेट कम करेंगे. अब टैक्स रेट के बाद दिमाग क्या लगाना पड़ता है कि हमें बेसिकली अट्रैक्ट करवाना होगा कि ज्यादा से ज्यादा लोग क्या करें, टैक्स पे करें. और टैक्स पे कब करेंगे, जब रेट क्या रहेगा, लो. रेट लो होगा तो 2 लोग पे कर रहे थे, अब 10 लोग पे करेंगे. और रेट कम होगा तो 100 लोग पे करेंगे. 100 लोगों से क्या होगा, रेवेन्यू जनरेट होगा. आपको वैसे पता होगा कि अगर आप ये एलपीजी का अप्रेजल पढ़ेंगे ना, तो इसमें आपको पता चलेगा कि इनइफेक्टिव टैक्स पॉलिसी है, इनइफेक्टिव फिस्कल पॉलिसी, उतना ज्यादा टैक्स रेवेन्यू जनरेट नहीं हो पा रहा था. ये आप बाद में पढ़ लेना. टू इंकरेज बेटर कंप्लायंस, ये वाला मैंने जो पार्ट लिखा है, ऑन पार्ट ऑफ टैक्स पेयर मेनी टैक्स पेइंग प्रोसीजर्स हैव बीन सिंप्लीफाइड. 31, there exists a positive correlation between human capital formation and economic growth of a nation. Investment in human capital formation enhances efficiency, skill and capabilities, implying economic growth. Human capital formation, क्या लाइन लिखी ध्यान से समझो. ओहो, स्टिमुलेट्स, मैंने बोला ना बढ़ावा देता है किसको, इनोवेशन को, क्रिएट्स एबिलिटी टू अब्सॉर्ब न्यू टेक्नोलॉजी,
technical skills acquired through sources of human capital formation such as education, training, sound health, etc. सबसे इंपॉर्टेंट लाइन ये भी याद रखनी, add to productivity and production, thus human capital formation may accelerate economic growth. अब पता है यहां पे may वर्ड क्यों लिखा है, यहां पे may वर्ड क्यों लिखा है पता है, क्योंकि एक पॉइंट है, इट्स डिफिकल्ट टू प्रूव कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन बिटवीन ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। तो देखो इनिशियल स्टेजेस पे तो आप ये बोल सकते हो बिल्कुल, बट अगर क्वेश्चन यही आ गया कि क्या आप डायरेक्ट रिलेशन, यहां पे देखो कहीं भी डायरेक्ट रिलेशन नहीं लिखा है, पॉजिटिव रिलेशन लिखा है, लेकिन वहां बोल देना कि डायरेक्ट रिलेशन, डायरेक्ट रिलेशन मतलब कि ह्यूमन कैपिटल बढ़ेगा तो ही इकोनॉमिक ग्रोथ होगा, तो वो क्वेश्चन अलग होगा दोस्तों, वो मैंने समझा दिया था क्लास में और आप 100 डे सीरीज में भी कवर देख सकते हो, मिल जाएगा आपको। 32 on the basis of data given discuss the shift in output and employment sector India China। ठीक है, डिस्कस कर लेंगे। देखो आपको ये ध्यान रखना है, आपको मैं एक स्ट्रेटेजी समझा देता हूं। पहले क्या करो, अगर मैं 4 पार्ट में कितने नंबर का है मान के चलो 4 नंबर का, तो पहले क्या करो, सेक्टर वाइज ना सिर्फ कंपेयर करो, सेक्टर वाइज क्या करो, सिर्फ कंपेयर मतलब क्या होता है कि इंडिया में तो इतना परसेंटेज है, चाइना में इतना परसेंटेज है, फिर इंडिया को पाकिस्तान के साथ, इंडिया और पाकिस्तान में इतना परसेंटेज है, पाकिस्तान में इतना, तो पहले 1-2 पॉइंट तो आपको सिर्फ और सिर्फ किस में निकल जाएगा, कंपेयर में। फिर आओ एनालिसिस पे, फिर किस पे आओ, एनालिसिस पे। जैसे एनालिसिस पे क्या बोल सकते हैं, जैसे एग्जांपल के लिए कि भैया एग्रीकल्चर में इंडिया सिर्फ 16% है लेकिन लगे हुए 43% है, तो ये डिसगाइज एम्प्लॉयमेंट है। सेम ऐसा है इंडिया, चाइना और पाकिस्तान तीनों में है। फिर एक एनालिसिस क्या लिख सकते हो कि इंडिया, चाइना और पाकिस्तान तीनों का ही कंट्रीब्यूशन टू द जीडीपी सर्विस सेक्टर से बाकी सेक्टर्स के कंपैरिजन में ज्यादा है, तो ऐसा एनालिसिस आप बाद में लिख सकते हो। तो पहले क्या है, पहले आपने सिर्फ कंपेयर करना, सिर्फ कंपेयर। स्टेटमेंट एग्रीकल्चर में 16% है लेकिन लगे हैं 43%, एग्रीकल्चर चाइना में 7% है लगे हैं 26%, सिर्फ कंपेयर करो, नो नॉलेज। जब आपका ये कंपैरिजन खत्म हो जाए फिर एनालिसिस पे आओ। आगे चलते हैं। अमिता इज अ रेगुलर वर्कर इन अ प्राइवेट फर्म दैट एम्प्लॉय 12 हायर्ड वर्कर। इज शी वर्किंग इन द फॉर्मल इनफॉर्मल सेक्टर, गिव वैलिड रीजन। भैया देखो वर्किंग इन फॉर्मल सेक्टर तो है, क्यों, क्योंकि पहली बात रेगुलर लिखा है, दूसरा 12 हायर्ड वर्कर है, तो 10 से ज्यादा पब्लिक या प्राइवेट एस्टेब्लिशमेंट में 10 से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं तो वो फॉर्मल सेक्टर हो जाएगा। लेकिन यहां रेगुलर लिखने की वजह से वो कैजुअल वर्कर नहीं है। अब कैजुअल वर्कर नहीं है मतलब रेगुलर वर्कर मतलब उसको बेनिफिट मिल रहा होगा, सोशल सिक्योरिटी उसको मिल रहा होगा, ट्रेड यूनियन फॉर्म करने का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस मतलब उनको फायदा मिल रहा होगा और प्रोटेक्शन मिल रहा होगा लेबर लॉ या गवर्नमेंट के थ्रू। As formal sector includes all the public sector private establishment that employ 10 or higher worker, तो उसके कारण ये तो हो गई अमिता जो थी वो फॉर्मल सेक्टर में काम कर रही है, और एट द सेम टाइम आप बेनिफिट भी लिख सकते हो क्योंकि रेगुलर है तो हम ये अज्यूम कर सकते हैं कि उसको बेनिफिट जो सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट है वो मिल रहा होगा। आगे चलते हैं 33 का ए का 2, स्टेट एनी 2 सोर्सेज ऑफ डेटा ऑन एम्प्लॉयमेंट। देखो रिपोर्ट्स ऑफ सेंसस ऑफ इंडिया और नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस रिपोर्ट, ये एनएसओ हो गया है ना, ये नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस रिपोर्ट्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट सिचुएशन। ध्यान दो आप क्या गलती से क्या लिख दोगे, आप यहां पे क्या लिख दोगे, एनएसओ लिख दोगे, एनएसएसओ लिख दोगे, बल्कि ये क्या है, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस रिपोर्ट्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट सिचुएशन। तो ये 2 डेटा है। इलॉबरेट द नीड टू प्रमोट वुमेन्स एजुकेशन इन इंडिया। देखो वुमेन्स एजुकेशन इन इंडिया ये बार बार क्वेश्चन आ रहा है। वुमेन्स एजुकेशन को बढ़ाना इंडिया में क्यों जरूरी है? सबसे पहले जीडीपी में कंट्रीब्यूशन उनका नहीं हो पा रहा है क्योंकि सोशल बैकवर्डनेस की वजह से उन्हें या तो पढ़ाया नहीं जा रहा, या फिर अगर वो पढ़ लिख ली हैं और रेगुलर जॉब उनको मिल सकती है तो घर से दूर होने की वजह से, मोबिलिटी के इशू होने की वजह से, सोशल बैकवर्डनेस की वजह से उनको भेजा नहीं जा रहा, तो उनका जो पार्टिसिपेशन है वो एजुकेशन तक ही सीमित रह गया, वो जीडीपी में कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहे। दूसरा, जितना ज्यादा उनको पढ़ाया लिखाया जाएगा तो वो सोशल जो उनकी स्टैंडिंग है, जो सोशल स्टेटस है वो उनका बढ़ पाएगा। ठीक है, क्या लिखा है, प्रमोटिंग वुमेन्स एजुकेशन इंडिया इज इंपरेटिव, बहुत जरूरी हो गया है, मतलब इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। सोसाइटल प्रोग्रेस एंड जेंडर इक्वालिटी, एजुकेटेड वुमेन कंट्रीब्यूट टू इकोनॉमिक ग्रोथ बाय एंटरिंग द वर्कफोर्स एंड मेकिंग इन्फॉर्म्ड डिसीजन अबाउट देयर लाइव्स। मोरओवर, ये लाइन ना बार बार रिपीट हो रही है, देख लो, वुमेन मेक्स फेवरेबल इंपैक्ट ऑन द फर्टिलिटी रेट एंड हेल्थ केयर ऑफ वुमेन
एंड चिल्ड्रन। वो अपनी फैमिली को कितना बढ़ाना है ये डिसीजन लेने में बहुत ज्यादा पूरे फैमिली को समझा सकती है, क्योंकि वो एजुकेटेड होगी। दूसरा, वो खुद का, घर वालों का और बच्चों का भी अच्छे से ख्याल रख पाएगी। हेंस इन्वेस्टिंग इन वुमेन्स एजुकेशन अपलिफ्ट्स कम्युनिटीज एंड ड्राइव सस्टेनेबल डेवलपमेंट अक्रॉस इंडिया। The participation rate of people in economic activities in rural area more than that in urban area। देखो सबसे पहले क्या होता है, क्या लिखा है, इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी क्यों की जाती है? पैसे कमाने के लिए। और आपको पता है कि रूरल एरिया में जो मोस्ट ऑफ द लोग रह रहे हैं वो या तो बीपीएल है या एपीएल है, मतलब क्वालिटी ऑफ लाइफ उतनी अच्छी नहीं, क्योंकि पैसे नहीं कमा पा रहे। तो पैसे कमाने के लिए वो किसी भी टाइप के काम करने के लिए तैयार हो जाएंगे, चाहे उसमें लो पेड वेज मिले या डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट हो जाओ या किसी भी टाइप का आपको लो पेड वेज में कैजुअल वर्क मिल जाए, आप रेडी हो काम करने के लिए। सॉरी, वेयर इज अर्बन में ना जो फैमिलीज हैं वो पहले ध्यान देती हैं, जो उनके यहाँ जो छोटे बच्चे जो हैं या जो पढ़ रहे हैं वो पहले एजुकेशन खत्म कर लें। दूसरा, फैमिली में एक इंसान जो है, जो मेल जो भी वर्क जो काम करने वाले मेल मेंबर रहते हैं, वो ये सोचते हैं कि जब हम कमा रहे हैं तो किसी और को करने की क्या जरूरत है। एंड तीसरा, जॉब अपॉर्चुनिटीज वहां पर अर्बन एरिया में ज्यादा होती है, तो दे वेट फॉर द राइट टाइप ऑफ जॉब। People in rural area have limited resources. To earn higher income, people participate more in the employment market as compared to rural area. A large section in urban area can attain formal education, have a variety of employment opportunity at their disposal. मतलब जब वो काम करेंगे। Thus, people in urban area look for, क्या लिखा है, appropriate job to suit their qualification and skill। तो भैया मैं वेट करूंगा ना। Hence, participation rate of people in economic activity in rural इसलिए ज्यादा है किसके कंपैरिजन में, अर्बन एरिया के। 33 का 2, define disguised unemployment, state its implication on output employment in a country। डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट एक सिचुएशन होती है दोस्तों, ये खास करके होगी एग्रीकल्चर सेक्टर में, और इसका ये मतलब होता है कि जितनी रिक्वायरमेंट है उससे कहीं ज्यादा लोग वहां पर अवेलेबल है। तो जो मान के चलो 100 लोगों की नीड है और 120 लोग लगे हुए हैं, तो ये जो एक्स्ट्रा 20 है, ये जो एक्स्ट्रा लेबर फोर्स है, ये जो एक्स्ट्रा लेबर फोर्स है, ये डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट है। क्यों? क्योंकि इनका मार्जिनल प्रोडक्शन, इनका बस मार्जिनल प्रोडक्शन या आउटपुट में कंट्रीब्यूशन जो है 0 होगा। Disguised unemployment refers to situation when the person seems to be employed but is not contributing to the output, the marginal productivity of labor 0। अब जो लोग डिस्गाइजली अनएम्प्लॉयड है उसका इंपैक्ट कंट्री पर क्या पड़ेगा, इंप्लीकेशन ऑफ आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट इन अ कंट्री। इनके कारण क्या दिखेगा कि लोग पार्टिसिपेट तो कर रहे हैं लेकिन आउटपुट पे कंट्रीब्यूशन इनका नहीं है। दूसरा, हमारी कंट्री में ऐसे लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी नहीं रहेगी क्योंकि कंट्रीब्यूशन नहीं होगा तो अर्निंग नहीं होगी, अर्निंग नहीं होगी। Who are disguisedly unemployed do not contribute anything to the output, hence there is no change in the output and employment in a country। क्योंकि इनके होने नहीं होने से फर्क तो पड़ ही नहीं रहा, क्योंकि कंट्रीब्यूशन तो क्या है, 0 है। लास्ट क्वेश्चन दोस्तों आईडी का, On the basis of given text and common understanding, answer the following questions। पहला, the government of India in the initial years of economic development emphasized on greater role of public sector in the industrial development। Justify the statement giving reason of support। बिल्कुल सही है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ग्रेटर रोल पब्लिक सेक्टर को इसलिए दिया था क्योंकि जो इन्वेस्टमेंट इनिशियल स्टेजेस में चाहिए था इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए। तो देखो, अगर मैं 3 पॉइंट बोलूं ना, तो सबसे पहला तो यही था कि लैक ऑफ प्राइवेट सेक्टर। क्या चीज, किस चीज का लैक ऑफ प्राइवेट सेक्टर, कैपिटल। पैसे की कमी की वजह से ज्यादा बड़ा रोल किसको निभाना पड़ा, पब्लिक सेक्टर को। क्यों? क्योंकि ह्यूज इन्वेस्टमेंट की जरूरत थी। दूसरा, अगर पैसा था भी तो जो मार्केट में जो इंसेंटिव था वो बहुत कम था। मार्केट से जो इंसेंटिव था, इंसेंटिव मतलब टू इन्वेस्ट, प्राइवेट सेक्टर के लिए मार्केट में इन्वेस्ट करना थोड़ा सा इंसेंटिव कम था। जैसे आज मैं रेस्टोरेंट खोलने के लिए तैयार हूं, मैं कोई भी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खोलने के लिए तैयार हूं, या मैं कोई मार्ट टाइप की चीजें, या फिर कोई मैं शॉप चेन, फूड चेन, या कोई फ्रेंचाइजी लेने के लिए तैयार हूं। रीजन मुझे पता है इसका मार्केट अभी अच्छा है। पहले के टाइम पर, उस समय जब हम लोग जस्ट 1950s में हम, या 1947 के बाद जो स्टार्टिंग डिसीजन ले रहे थे, उस समय मार्केट इतना बड़ा नहीं था कि प्राइवेट सेक्टर जिनके पास पैसा है वो इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हो, क्योंकि मार्केट बहुत छोटा था।
In the initial years of economic development, the government of India emphasized greater role of public sector in the industrial development as industry did not have capital to undertake investment in industrial. The market was not big enough to industrialize to undertake the major projects. Outline and discuss the classification of industry into various categories as per the Industrial Policy Resolution 1956. तीन क्लासिफिकेशन है दोस्तों, शेड्यूल ए, शेड्यूल बी और शेड्यूल सी. शेड्यूल सी प्राइवेट सेक्टर के लिए था एक्सक्लूसिवली, लेकिन ये रेगुलेटेड था थ्रू लाइसेंसिंग सिस्टम. थ्रू क्या था दोस्तों? लाइसेंसिंग सिस्टम. मतलब तो शेड्यूल सी में लिखा तो है वो प्राइवेट सेक्टर के लिए, लेकिन वो बहुत ज्यादा रेगुलेटेड किसके थ्रू था? लाइसेंसिंग सिस्टम के थ्रू. शेड्यूल बी, अब शेड्यूल ए और शेड्यूल बी में, शेड्यूल ए तो एक्सक्लूसिवली किसके लिए था दोस्तों? पब्लिक सेक्टर के लिए. और शेड्यूल बी जो इन्वेस्टमेंट है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट, वो तो पब्लिक सेक्टर ही करेगा, पब्लिक सेक्टर करेगा. इनके ऑपरेशन के लिए सपोर्ट कौन करेगा? प्राइवेट सेक्टर. मतलब रोल फिलहाल पब्लिक का ही हुआ. द फर्स्ट कैटेगरी गिवन इन शेड्यूल ए कंसिस्ट ऑफ इंडस्ट्रीज in future development which will be exclusively responsibility of the state. दूसरा, in the second category are industries which will be progressively state owned, however in them private sector enterprise will also be expected to participate. And third, किसके लिए exclusively? वैसे remained लिखा है, remaining industries the further development of which will be left to the initiative and enterprises of the private sector. लेकिन याद रखना दोस्तों, अगर आप एलपीजी पॉलिसी के अप्रेजल में जाएंगे तो अप्रेजल में एक पॉइंट लिखा है कि खासा इसका फायदा नहीं हो रहा है. क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट उन एरियाज में इन्वेस्ट कर रही है जिन एरियाज में आसानी से कौन इन्वेस्ट कर सकता था? पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर. ठीक है, ध्यान देना. यहां पे खत्म होता है दोस्तों अपना ये जो PYQ था 58.2.1. यहां पे हम नेक्स्ट चालू करेंगे. 58.3 अपलोड हो चुका है. नेक्स्ट जो वीडियो आएगा वो आएगा 58.4.1 का. प्लीज PYQ देखते रहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है. इसके थ्रू आपको पता चल रहा है कि कौन कौन से टॉपिक है जहां से क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं या बार बार किन से क्वेश्चन कौन से टॉपिक से आ रहे हैं. थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 58.4.1 के साथ.